तो हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को पिछली मेरी वीडियो समझ आई होंगी। मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी रिलीज़ कर दिए हैं, आप उनको जाके चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने मेजर इंपॉर्टेंट टर्म समझाई हैं अकाउंटिंग इक्वेशन समझने के लिए। ठीक है, जब हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर आएगा उसके अंदर कैपिटल, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की डिस्कशन होती है, तो वो हम वहाँ से रेफर कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें ये बेसिक टर्म्स पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, वो टर्म्स है ये टर्म्स, वाई इट इज़ सो नेसेसरी टू स्टडी ऑल दिस बेसिक टर्म्स। उसके पीछे कारण ये है, बेसिकली हम पूरा का पूरा अकाउंट्स अब पहली बार स्टडी करेंगे 11th क्लास में। ठीक है, हमें अकाउंट्स का ABCD भी नहीं पता, तो जब हम अकाउंट्स को स्टडी करेंगे, अकाउंटिंग पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी को पढ़ेंगे, डिफरेंस होता है इनमें, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम इन्हें पढ़ेंगे तो हमारे सामने कुछ कुछ टर्म्स आएंगे, अगर हमें उनका मीनिंग ही नहीं पता होगा तो हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। दैट्स वाई ये टर्म्स आपके लिए, और जो मैंने अभी पढ़ाई हैं या मैं पढ़ाने वाली हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको उनको उसको पढ़ना चाहिए और अच्छे से समझना है। आपको क्रैमिंग नहीं करनी, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आप इनको नहीं समझोगे तो आपको आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको समझने में दिक्कत आएगी। चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये कुछ टर्म्स हैं, बुक मैंने रेफ़र करी है DK गोयल सर की, आप वही बुक रेफ़र कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आपके पास कोई और बुक अवेलेबल है तो आप उसे भी रेफ़र कर सकते हैं, तो दैट इज़ फाइन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हाँ जी बच्चों, मैं बता रही थी कि एंटिटी होती क्या है। कोई भी इकोनॉमिक यूनिट, चाहे वो बिजनेस एंटिटी हो चाहे नॉन बिजनेस एंटिटी हो, उसको हम बोलते हैं एंटिटी। मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो बिजनेस के पर्पस से होगी तो हम उसे एंटिटी बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। यहाँ पर अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है, वो नॉन बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है, मतलब उसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं भी हो सकता है, लाइक NGOs एंड ऑल। हाँ जी, तो अब बात करते हैं व्हाट इज़ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो कि हमारी सेकेंड बेसिक टर्म है। एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, किसी भी बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी से मतलब क्या है, जिसमें पैसों का लेन देन हो। ध्यान समझ में आया, पैसे इन्वॉल्व होने चाहिए, मनी इन्वॉल्व होना चाहिए। एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की, एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन बदले, दैट कुड इंक्रीज और दैट कुड डिक्रीज। लेट मी रिपीट दिस। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस की जिससे कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो। अब फाइनेंशियल पोजीशन से क्या मतलब है, इट मीन्स एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई चेंज आए। गॉट इट। फाइनेंशियल पोजीशन को हम समझाते हैं बाद में, जब हम पढ़ेंगे आगे तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए आप समझ लो, एसेट्स में और लायबिलिटीज में अगर कुछ चेंज आता है तो उसको बोलते हैं, जिसकी वजह से एसेट्स और लायबिलिटी में कुछ चेंज है, उन्हें बोलते हैं हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो हाँ जी, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन समझाया, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स, परिणाम, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन जब होती है तो उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, जो भी होंगे रिजल्ट्स, उनको हम बोलते हैं इवेंट्स। समझ आया होगा। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर नहीं समझ आया तो एग्जांपल से डेफिनेटली समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखो, बिजनेस ट्रांजैक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या है, इवेंट। मतलब अगर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी तो इवेंट तो डेफिनेटली होगा ही होगा। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास गुड्स थी, वो हमने 50 लाख की बेची, मतलब सेलिंग प्राइस इज़ 50 लाख। कॉस्ट प्राइस यानी जितने में हमने खरीदी थी और बाकी सारा खर्चा मिला मिलू के हो गया 38 लाख का। तो अब हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 12 लाख का। करेक्ट। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हो गया 12 लाख का। तो दिस इज एन इवेंट, मतलब हमने काम क्या करा, सेलिंग करी, गुड्स बेची। तो गुड्स सेल करने से हमारे को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो उसको हम प्रॉफिट को बोलते हैं इवेंट। इस प्रॉफिट का होना इज एन इवेंट। अगर हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा है अकाउंट। अकाउंट होता क्या है, आपका बैंक अकाउंट होता है, बैंक में आपका अकाउंट ओपन होता है, PF होता है, BPF अकाउंट होता है, EPF अकाउंट होता है, आपने सुना होगा ये सब टर्म्स। तो अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नॉर्मली अकाउंट इज़ अ T-शेप फॉर्म। यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, नोट डाउन की जाती हैं। ठीक है, अब अकाउंट होता क्या, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये तो मैंने फॉर्मेट बताया। अकाउंट वो प्लेस होता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर आइटम की सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। दैट कुड बी लाइक, सपोज एक पर्सन है,
उसके रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर राम से हम गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है, तो हम एक राम का अकाउंट बनाएंगे, राम्स अकाउंट। एक कुछ ट्रांजेक्शन्स यहाँ आएंगी, कुछ यहाँ आएंगी। अब कौन सी यहाँ आएंगी वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट एन आइडिया कि यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड पे ट्रांजेक्शन्स आएंगी, तो राम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो यहाँ रिकॉर्ड की जाएंगी। मतलब सेम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती हैं, उसे बोलते हैं अकाउंट्स। एसेट्स, सेम एसेट्स जितनी भी होंगी, लाइक फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, उनके सेपरेट अकाउंट्स बनते हैं। फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, उसको खरीदा है, बेचा है, उसमें इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, वो हम फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। सेम लायबिलिटीज़, सेम कैपिटल में इंक्रीज हुआ, कैपिटल पे हमने इंटरेस्ट दिया, कैपिटल बढ़ी घटी कुछ भी होगा, उसको हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंट क्या होता है? खाता, जिसको हिंदी में बोलते हैं, जहाँ पे सेम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। एक्सपेंडिचर से रिलेटेड भी सेम होगा, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस की हम डिफरेंट कैटेगरी बना लेंगे और उसके हिसाब से जो जिस कैटेगरी का सेम नेचर का है उसका एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है। अब यहाँ पे तो आपने समझ लिया ये जो बुक की लैंग्वेज है। अब बात करते हैं कि हमने रियल लाइफ में भी देखा हुआ है, हमारे बैंक अकाउंट्स होते हैं। तो बैंक अकाउंट में भी क्या होता है, हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार बात करते हैं। बैंक हर एक पर्सन का सेपरेट अकाउंट बनाता है। हम उनके कस्टमर्स हैं, उन्होंने हमें फ्यूचर में पैसे वापस करने हैं, बिकॉज हमने उनको डिपॉजिट दिया है, पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, हम अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, तो हमने उनको पैसे दिए हैं, फ्यूचर में वो हमें रिटर्न करेंगे, ठीक है। बैंक ने फ्यूचर में वो हमें पैसे वापस करने हैं। अब बैंक के पास हज़ारों कस्टमर्स होते हैं, तो सबका अकाउंट सेम नहीं ले लेते कि बना लेते कि हमने इतने लोगों से पैसे लिए हैं, इतनों को वापस दिए हैं, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो वो चीज़ नहीं होती, वो हर एक पर्सन का एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं। जब भी कोई कुछ विड्रॉ करता है तो उसके अकाउंट से निकल जाते हैं पैसे, और जब भी कुछ पर्सन डिपॉजिट कराता है तो उसके अकाउंट में ऐड ऑन हो जाते हैं, ठीक है। आई होप समझ आ गया। और अकाउंट क्या होता है? जहाँ पर सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है एट वन प्लेस, दैट इज नोन एज अकाउंट। जनरली टी फॉर्म फॉलो किया जाता है, ओके। बेसिकली अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिसिट्स। रिसिट्स मतलब हमारे बिजनेस में जो भी पैसा आता है या कोई भी ट्रांजेक्शन होती है मॉनेटरी वाली, उस मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, उससे जो अमाउंट आएगा वो हमारी रिसिट्स होती हैं। अब रिसिट्स दो टाइप की होती है, वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट, इसको आप रिसिप्ट भी बोलते हैं, कई लोग इसको रिसिट्स भी बोलते हैं, आपको जो बोलना आप बोलो। तो रेवेन्यू रिसिट्स, कैपिटल रिसिट्स, ठीक है। क्या होती हैं? जिससे कि प्रॉफिट एंड लॉस पर इम्पैक्ट आता है। किस पे इम्पैक्ट आता है? प्रॉफिट एंड लॉस पर इम्पैक्ट आता है, और वो रिकॉर्ड भी प्रॉफिट एंड लॉस में की जाती हैं। कैपिटल रिसिट्स क्या होती हैं? जिनसे हमारी बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट आता है, वो बैलेंस शीट्स में रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है। तो हम पहला पॉइंट लिख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अब ये होती है प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, वो भी समझा देती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड का जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, और जो इनकम्स होती हैं जहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है, उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का जहाँ पर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रिकॉर्ड की जाती हैं, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उससे हम निकालते हैं साल के प्रॉफिट्स और लॉसेस जो भी होते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है जो एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, जिसके अंदर हमारी एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल का डिस्क्रिप्शन होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं और कितनी कैपिटल है। मैंने आपको एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल का मीनिंग ऑलरेडी समझा दिया है। बैलेंस शीट का हल्का सा फॉर्मेट भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो बेसिकली रेवेन्यू रिसिट्स क्या होती हैं? जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इम्पैक्ट करती हैं, और कैपिटल रिसिट्स क्या होती हैं? जो हमारी बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करती हैं। अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि रेवेन्यू रिसिट्स का एग्जांपल क्या है और कैपिटल रिसिट्स का एग्जांपल क्या है। जब भी हम गुड्स बेचते हैं, गुड्स मतलब क्या होता है, एक आम भाषा में समझाती हूँ, लाइक अभी प्रॉपर डेफिनेशन तो आगे आएगी। जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं, हम जो काम कर रहे होते हैं, उनको बेचकर, मतलब उससे रिलेटेड जो सामान हम बेच रहे होते हैं उसको बेचकर जो भी हमारा अमाउंट आएगा उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू रिसिट्स। और
जो फिक्स एसेट्स को बेचकर हमारा अमाउंट आएगा, फिक्स एसेट्स जो मैंने आपको समझाई थी पार्ट 1 और पार्ट 2 में, आप चेक कर सकते हो, पार्ट 2 था फिक्स एसेट्स का। फिक्स एसेट्स को बेचकर जो भी हमारे पास अमाउंट आता है दैट इज़ नोन एज कैपिटल रिसिट्स। आई होप समझ आ गया हो। इसके अंदर ज़्यादा अगर आपको अच्छे से नहीं समझ आया तो फ्यूचर में जैसे जैसे हम चैप्टर्स करते जाएंगे आपको धीरे धीरे समझ आता जाएगा, बिकॉज अभी आपको जस्ट एक आइडिया लेना है कि टर्म्स होती क्या हैं। रेवेन्यू रिसिट्स क्या होती हैं, जो हमें रेगुलर बेसिस पे रिसीव होती हैं ड्यूरिंग द पीरियड, और उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। कहाँ पर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस के राइट हैंड साइड पर आता है, यहाँ पर, बिकॉज ये इनकम का स्टेटस होता है। यहाँ पर जो भी पैसा आ रहा होता है वो यहाँ रिकॉर्ड होता है। तो रेवेन्यू रिसिट्स यहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं, यानी कि हमारी सेल्स, एग्जांपल लिया मैंने, गुड्स बेची तो वो यहाँ रिकॉर्ड होंगी। और कैपिटल रिसिट्स क्या होती हैं? जो कि कभी कभार रिसीव होती हैं और ये रेगुलर बेसिस पे हमें रिकॉर्ड नहीं करनी, सॉरी रेगुलर बेसिस पे हमारे पास आती भी नहीं है और हमें रिकॉर्ड भी नहीं करनी होती। बेसिस पे हमारे पास नहीं आती हैं, वो कभी कभार ही होती हैं ईयर में। और वो कहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं? बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट के ऊपर आता है, रिकॉर्ड नहीं वहाँ की जाती, मतलब बैलेंस शीट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया मैंने, बैलेंस शीट बता दिया, आपको एग्जांपल्स दे दिए। गुड्स क्या होती है? जो डे टू डे रूटीन बिजनेस हमारा, जिस चीज़ का काम है सामान बेचने का या खरीदने का, जो भी है, मैन्युफैक्चर करके बेचें या हम डायरेक्टली बाय करके आगे सेल करें, उसको हम बोलते हैं गुड्स। इसके आगे डेफिनेशन आएगी तो हम वहाँ पर एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे।